हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने विद्युत धारा और धारा घनत्व के बारे में पढ़ा था। अब अपन पढ़ते हैं धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो अपन ये जानते हैं कि धातु में जो परमाणु हैं उन परमाणु के अंदर नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो आकर्षण बल होते हैं वो बहुत ही दुर्बल होते हैं, जिससे ये संयोजी इलेक्ट्रॉन उस परमाणु से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उस धातु के अंदर ही विभिन्न स्थानों पर विचरण करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर संपूर्ण आयतन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। गति करते हुए ये दूसरे आयनों से टक्कर करते हैं तथा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उस धातु के अंदर स्थित अशुद्धि परमाणु से भी टक्कर कर सकते हैं, जिससे कि ये विभिन्न टक्करों के कारण अलग अलग दिशाओं में गति करने लगते हैं, या कह दें कि इनका वेग है वो टक्कर के पश्चात परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धातु के संपूर्ण आयतन में ठीक उसी प्रकार से गति करते हैं जैसे वायु के अंदर विभिन्न प्रकार के कण यादृच्छिक रूप से गति करते हैं। तो यहाँ अपन कहेंगे कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गति करते हैं। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं तो टक्कर के समय इनका वेग है वो विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ इन टक्करों में भी वही स्थिति अपने को प्राप्त होती है जैसा अपन जानते हैं कि वायु के कण हैं वो विभिन्न स्थानों पर यादृच्छिक गति करते हुए टक्कर करते हैं। तो टक्करों के मध्य जो समय अंतराल होता है, जैसे एक टक्कर यहाँ होती है, इसके पश्चात दूसरी टक्कर यहाँ होती है, तो इनके मध्य जो समय अंतराल होता है वो समय अंतराल निश्चित नहीं होता है। अलग अलग टक्कर के लिए इसका मान अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ अपन कहें इन सब का औसत मान निकाल लें, जिसको अपन क्या कहते हैं? विश्रांति काल कहते हैं। तथा पर एक टक्कर से दूसरी टक्कर तक जो सीधी रेखा में गति होती है उस गति को अपन मुक्त पथ कहते हैं। तो ये स्थितियां अपने को यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए भी प्राप्त होती है, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन एक टक्कर के पश्चात दूसरी टक्कर करता है तो इसके मध्य मुक्त पथ भी होता है और यहाँ अपने को विश्रांति काल भी प्राप्त होते हैं। इस विश्रांति काल को अपन टो से लिखते हैं, मुक्त पथ को अपन लैम्बडा से लिखते हैं। अब एक स्थिति अपन वापस वही चर्चा करते हैं जैसे अपन ने धारा के बिंदु में भी चर्चा की थी कि एक क्षेत्रफल से इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से यदि गति करते हैं तो वहाँ धारा का मान कितना होता है? शून्य होता है। क्यों? क्योंकि यादृच्छिक गति करते हुए इलेक्ट्रॉन दोनों दिशाओं में गति कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में औसत आवेश का मान शून्य हो जाता है, जिससे प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? शून्य होगा। अब अपन यदि इस चालक पर कोई विद्युत क्षेत्र अपन आरोपित कर देते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। अब अगले बिंदु के रूप में अपन इसी अपवाह को पढ़ेंगे। तो अब चर्चा करते हैं अपवाह के वेग के बारे में। अपवाह वेग क्या होता है? जैसा अभी अपन कह रहे थे कि किसी चालक पर अपन विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक रूप से गति करते हैं और यादृच्छिक रूप से गति करते हुए ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाहित होने लगते हैं। इस अपवाह का औसत वेग का मान है उसको अपन क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। इसको समझने के लिए एक स्थिति अपन ये लेके चलते हैं कि यहाँ दो स्थितियाँ अपने को दिखाई दे रही हैं। एक स्थिति है जिसमें ये ए से विभिन्न स्थितियों में टक्कर करता हुआ बिंदु बी तक पहुँच रहा है, और दूसरी स्थिति है जिसमें अपने डॉट डॉट लाइन से दिखाए हैं कि ए डैश से प्रारंभ होकर के ये विभिन्न स्थितियों से टक्कर करता हुआ बी डैश पर पहुँचता है। तो ये जो डैश डैश वाली स्थिति अपन ने दिखाई है वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में है, जबकि जो लाइन के रूप में अपन ने दिखाई है वो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। यहाँ अपन ये कह रहे हैं कि जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से विभिन्न कणों पर टक्कर करते हुए या विभिन्न आवेशों पर टक्कर करते हुए बिंदु बी पर पहुंचता है। जब विद्युत क्षेत्र अपन आरोपित करेंगे तो ये टक्कर तो इसी प्रकार से होंगी, लेकिन यादृच्छिक रूप से गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अल्प रूप में स्थापित होता है। जैसे अपन कहें कि इसकी स्थिति इस रेखा के अनुदिश होनी चाहिए थी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये अल्प विस्थापित हो गया। इस प्रकार से ये ए डैश से प्रारंभ होकर के बी की तुलना में थोड़ा सा आगे यानी बी डैश पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखें यहाँ इलेक्ट्रॉन है अल्प विस्थापित हो रहा है किसके? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। यहाँ इनका औसत मान अपन यदि ज्ञात कर लें, इन इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत मान जो ज्ञात करेंगे उस औसत मान को ही अपन क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। इसको अपन वीडी से
व्यक्त करेंगे। ये भी क्या है, सदिश राशि। तो अब इस अपवाह वेग को अपन इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के यादृच्छिक रूप से गति करते हुए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह होने पर वेग का औसत मान अपवाह वेग कहलाता है। और यदि अपन औसत चाल लेते हैं तो अपवाह चाल कहलाती है। अब हम अपवाह चाल और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध ज्ञात करते हैं। संबंध ज्ञात करने के लिए अपन ये देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगता है, विद्युत बल लगता है। और उस विद्युत बल का मान कितना होता है, F = Q। E के आधार पर अपन देखें Q यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश E और विद्युत क्षेत्र A होता है। अब यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और उसका त्वरण क्या है, a हो, यानी जब इलेक्ट्रॉन गति करता है और इसके वेग में परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण प्राप्त होगा। और ये त्वरण यदि a हो तो F = क्या होता है, ma होता है। यहाँ से अपन ज्ञात करना चाहेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना है। तो ये भी बल और ये बल दोनों ही बल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ma = क्या होगा, a × e, या फिर a = E/m। अब यदि इसको अपन सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में इस प्रकार से लिखेंगे इसको, वेक्टर a = माइनस में E/m। यहाँ अपन ने माइनस लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि अपन ये कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाहित होता है, इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इसका त्वरण होगा। अब यदि ये मान लें कि प्रारंभ में किसी एक इलेक्ट्रॉन का वेग u है तथा विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के t समय पश्चात इसका त्वरण a है, तो अंतिम वेग v = u + at। ये तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए अपन दर्शा रहे हैं। यहाँ अपन कह रहे हैं कि एक धातु के अंदर असंख्य मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ उन सभी के लिए वेग ज्ञात करेंगे और फिर उन वेग का औसत मान अपने को ज्ञात करना है। तो औसत मान ज्ञात करेंगे और वही औसत वेग का मान है वो क्या होगा, अपने पास अपवाह वेग होगा, जिसका यदि अपन परिमाण ज्ञात कर लेते हैं तो वो अपवाह चाल होगी। तो यहाँ अपन इसी एक इलेक्ट्रॉन के वेग की सहायता से सभी इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग का मान ज्ञात कर लेते हैं। इससे पहले अपन क्या करते हैं कि ये जो त्वरण है इस त्वरण का मान ये रख देते हैं माइनस में E/m। तो यहाँ अपने को मान प्राप्त हो जाएगा, वेक्टर v = u माइनस में यहाँ a का मान ये रख दिया E/m और ये t हो जाएगा। अब अपन यहाँ ज्ञात करेंगे कि सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए इस वेग का औसत मान कितना होगा। तो अपन क्या करते हैं, औसत मान ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे औसत मान लेने पर, तो औसत मान लेंगे तो यह हो जाएगा कि दोनों ही पक्षों में अपन औसत ले लेते हैं। तो यह आ गया एवरेज v = एवरेज u माइनस में E/m × t और इसका एवरेज हो गया। अब यहाँ इस भाग में दो पद हैं तो दोनों पदों का अपन अलग अलग औसत मान लेते हैं और औसत मान केवल उसी भाग का लिया जाता है जो मान लगातार परिवर्तित होता है। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, एक तो ये ले लिया एवरेज v = एवरेज u माइनस में, क्योंकि यहाँ u क्या है, प्रारंभिक चाल है और इलेक्ट्रॉन की चाल है वो समय के साथ में परिवर्तित होती है, क्योंकि टक्कर के पश्चात उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है। माइनस में यहाँ अपन देखें ये इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान ये नियत है। यहाँ जो विद्युत क्षेत्र अपन लगा रहे हैं ये भी अपन नियत मात्रा में लगा रहे हैं, केवल क्या परिवर्तित हो रहा है, समय। तो ये समय कौन सा है, ये समय वो समय है जो कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगता है। और यहाँ हो सकता है कि जैसे इस टक्कर के मध्य में जो समय लगा वो समय अलग हो और इसके मध्य जो समय लगा वो अलग हो सकता है, इसलिए ये समय का मान परिवर्तित होते हैं। तो अपन इसको लिखेंगे E/m एवरेज t। अब अपन परिभाषा से ये देखते हैं कि अंतिम वेग का जो औसत मान है, अंतिम वेग का औसत मान है, इसको अपन क्या कह रहे हैं, अपवाह वेग vd कह रहे हैं।
जबकि इस प्रारंभिक वेग का औसत मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये यादृच्छिक रूप से गति करते हैं और यादृच्छिक रूप से गति करते हैं तो उसका औसत वेग का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो समय अंतराल है, ये समय अंतराल भी सभी चक्रों के लिए अलग अलग होता है, इसलिए इस समय अंतराल का जो औसत मान होता है उसको अपन क्या कह रहे थे, विश्रांति काल कह रहे थे। इसको अपन क्या लिख देते हैं, एवरेज टी इज इक्वल टू टो लिख देते हैं। तो इस समीकरण को अपन इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, जहाँ एवरेज वी है वहाँ तो क्या आ जाएगा, वी डी, और जहाँ यू है उसका एवरेज ले रखा है उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एवरेज टी के स्थान पर क्या लिख देंगे, विश्रांति काल टो लिख देंगे। तो अब अपने पास मान प्राप्त होगा वी डी इज इक्वल टू 0 माइनस में ई अपॉन एम इंटू टो। अब यहाँ 0 को हटा सकते हैं, तो 0 हटाने पर अपने पास वेग प्राप्त होगा वी डी इज इक्वल टू माइनस में ई टो अपॉन एम। ये संबंध अपने को अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के मध्य प्राप्त होता है। यदि अपन अपवाह चाल के साथ में लिखना चाहे तो इसका परिमाण ले लेते हैं, और परिमाण लेने पर मान प्राप्त होगा वी डी इज इक्वल टू ई टो अपॉन एम। ये अपने पास हो गया अपवाह चाल और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। अब अपन गतिशीलता की बात करते हैं। गतिशीलता क्या होती है, तो गतिशीलता को समझने के लिए अपन पुनः अपवाह चाल और विद्युत क्षेत्र के मध्य जो संबंध ज्ञात किया था, इस संबंध पर चर्चा करते हैं। इस संबंध को अपन लेके चले तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, वी डी इज इक्वल टू ई टो अपॉन एम इंटू ई। अब यहाँ अपन देखें कि ये जो भाग आ रहा है, इस भाग में ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है और एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये दोनों मान नियत होते हैं। साथ ही साथ ये जो टो है ये क्या है, एक विश्रांति काल है जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तथा किसी एक धात्विक चालक के लिए इसका मान क्या होता है, नियतांक होता है। इसलिए अपन देखें कि ये जो भाग है ये पूरा का पूरा ही क्या हो गया, एक नियतांक हो गया। इस नियतांक को अपन इस प्रकार से लिख देते हैं, वी डी इज इक्वल टू म्यू ई। यहाँ ये जो म्यू लिखा है अपन ने, ये म्यू क्या है, नियतांक है। इसी को अपन क्या कहते हैं, इसकी गतिशीलता कहते हैं। तो यहाँ से अपन इसकी परिभाषा भी ज्ञात करें तो इस विद्युत क्षेत्र ई को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये मान अपने पास हो गया म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। तो क्या परिभाषा होगी, यहाँ से अपन देखें किसी धात्विक चालक में अपवाह चाल तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, उस धात्विक चालक की गतिशीलता कहलाती है। यहाँ से अपन इसका मात्रक ज्ञात करें तो मात्रक के लिए देखें, ऊपर तो वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड बटा में विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक अपन जानते हैं वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये मीटर ऊपर चला जाएगा और ये सेकेंड नीचे आ जाएगा, तो यहाँ ये मान हो गया मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ये इसका मात्रक हो गया। अब अपन इसी सूत्र में देखें कि यहाँ ये जो गतिशीलता है वो अपवाह वेग के या अपवाह चाल के क्या है, समानुपाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस धातु के लिए अपवाह वेग या अपवाह चाल ज़्यादा होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होती है, अधिक होती है। अब इसके पश्चात अपन अगले टॉपिक के रूप में अपवाह वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध पढ़ेंगे।